हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश वापस से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं लेके आया हूं जो एमसीक्यू सीरीज चला रहा था उसके पार्ट 3 को। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है, तो आप उसे भी देख के आप प्रैक्टिस कर ले एक बार। और उसके अलावा जो मॉर्निंग सेशन में करंट अफेयर्स की जो एनालिसिस चल रही है, जून मंथ की खत्म हो चुकी है, जुलाई मंथ भी अब एक दिन में खत्म और होने वाली है। तो आप सारे वीडियोस को देख लें। मैंने सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन जो है नीचे है वहाँ पर मैंने दे दिया है। और डायरेक्टली भी आप आई आइकन से उस वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारे वीडियोस और पीडीएफ दोनों वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज से हम जब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू एनालिसिस का, उससे पहले हम दो या तीन एक इम्पॉर्टेंट लोकेशंस को देखा करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैप का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हम उसी तरह से हर दिन कुछ ना कुछ दो या तीन इम्पोर्टेंट जो भी उस मंथ के करंट अफेयर्स में रहा होगा वो एरिया, उस एरिया को या लोकेशन को हम डिस्कस किया करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऐसी असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, किस जगह में है, ये हम जानते हैं। इसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया था न्यूज में, इसलिए ये बन गया था काफी। और ये है गुरुग्राम फरीदाबाद हरियाणा में, मतलब हरियाणा में ये पड़ता है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये एनसीआर से बहुत काफी नजदीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने डिक्लेयर किया था, ताकि जो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके 1 किलोमीटर के आसपास में जो रेडियस में कुछ भी इस एरिया को इको सेंसिटिव जोन बनाया जाए। इस एरिया को इको सेंसिटिव जोन 1 किलोमीटर के एरिया हो सकता है, आपको 2 या 5 किलोमीटर दे दे क्वेश्चन में, तो आप उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। यानी तो ये एरिया किस जगह में है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। इसे प्रॉपर आप इसे पंजाब या किसी और में असोला क्योंकि है, इस हिसाब से कंफ्यूज मत करिएगा। उसके अलावा ये एक और है ओसुडा लेक, ओसुडू लेक। ये क्या है, इसे न्यूज में इसलिए रखा गया था क्योंकि जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट स्टडी जो इस लेक पे किया गया था, क्योंकि एक कंसर्न राइज हुआ था कि प्लास्टिक पॉल्यूशन इस लेक में बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिस वजह से ये न्यूज़ में बनी थी। और इसमें एक असेसमेंट भी किया गया ताकि इसका वल्नरेबिलिटी कितना किस लेवल का है ये पता कर सके। और ये लेक है कहाँ पे, पुडुचेरी में। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। चलिए देखते हैं हम इसके मैप को। ये रहा असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये गुरुग्राम एरिया में पड़ रहे हैं। और ये ऊपर साइड में न्यू दिल्ली है, राइट साइड में नोएडा है, और इसी एरिया में पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा वो लेक है जो ओसुडू लेक, जो कि जस्ट आपको चेन्नई पर गया नॉर्थ साइड में, लेफ्ट साइड में बेंगलुरु है यहाँ पे। और ये एरिया पुडुचेरी का एरिया फुल यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसे आप दिमाग में अच्छे से रखिएगा, ये एज ए इम्पोर्टेंट लोकेशन। बट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है जो प्रेस्टिजियस 2019 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी इज हेल्ड इन, ये जो मतलब एक कंपटीशन था, ये किस जगह में हेल्ड हुआ है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन में यूके, यूएस, ब्राजील और जर्मनी है। तो किस जगह में हुआ, किस माने किस कंट्री में ये होस्ट किया जाता है, ये हमें जानना है। तो आंसर के साथ हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। और आशा करूंगा कि आप लोग भी अगर ये क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ऑलरेडी पता है, करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, तो आप भी ऑप्शंस को किसी पेन पेपर लेके पेपर में या नहीं तो मोबाइल में ही आप बस लिखते चले जाइए। और लास्ट में जितना आपको क्वेश्चंस आउट ऑफ जितना भी टोटल में आपको मिल रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आप कितने पानी में है आपको ताकि पता चला जाए। उसी हिसाब से आपको अपना लेवल ऑफ रिविजन करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आंसर के पास। तो आंसर होगा बी, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। ये यूनाइटेड स्टेट्स में किया जाता है कि ये जो स्पेलिंग से रिलेटेड ये कंपटीशन है ये होती है। और यहाँ पे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स के कंट्रीज के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बार ये न्यूज़ में इसलिए आया और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बन गया क्योंकि ये जो मतलब उन लोग को मिला कि एक रिकॉर्ड बन गया कि 7 इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स वेर अमंग 8 who jointly won the prestigious 2019 क्विज। मतलब टोटल 8 लोग जो जीते, उसमें से 7 लोग इंडिया थे। ये तो जो इंडियंस थे, तो इसलिए ये न्यूज में बन गया क्योंकि 7 लोग ही इंडियंस ने ये लिया। और इसमें $50,000 कैश प्राइज रहता है। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात इस बार है कि ये कोविड-19 की वजह से ये होने वाली थी मई 24 को, बट इस पैंडेमिक की वजह से इसे डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। जो कि 1945 के बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है
कि ये डेट इसका एक्सटेंड किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेम्बनन लेक। वेम्बनन लेक से रिलेटेड आप शायद बहुत अच्छे से सुने होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है हमारे कंट्री के लिए। और किस जगह में हम देख लेते हैं पहले। तो ये बोला गया है कि ये लॉन्गेस्ट लेक है लोकेटेड इन तमिलनाडु। चलिए ठीक है, वो भी जान लेते हैं। उसके बाद नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज कंडक्टेड इन अ पोर्शन ऑफ द लेक। ओके ठीक है, ये भी नेहरू ट्रॉफी आप इससे रिलेटेड आप शायद सुने होंगे, हाल ही में एक न्यूज में भी था, काफी बना हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड द वेम्बन वेटलैंड अंडर नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। हाँ, ये भी शायद सुना सुना। अगर आप लोग वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम से रिलेटेड अगर यदि पढ़े होंगे और उनका अगर अच्छे से नोट बनाए हुए हैं कि टोटल कितने वेटलैंड्स हैं हमारे कंट्री में, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कैंसिल आउट करके ही कर सकते हैं। चलिए आगे आंसर्स देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सॉल्यूशन हो गया सी, मतलब यानी ऑप्शन 1 जो है गलत है। साफ साफ में मैंने बोला कि अगर आपको इसका नॉलेज है तो आप आसानी से कैंसिल आउट करके ही कर लेंगे, क्योंकि ये तमिलनाडु नहीं है, केरला में है वेम्बनन। वेम्बनन जो है वो केरला में है। और अगर आप ऑप्शन 1 काटते हैं तो डायरेक्टली आपको ऑप्शन सी मिलता है, जिसका आंसर सही है। तो आप अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है तो आप कैंसिल आउट करके भी बहुत आसानी से यूपीएससी के क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। तो ये बोला गया है कि वेम्बनन जो है ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का, बट केरला का ये लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट मतलब बड़ा और लॉन्गेस्ट मतलब लंबा। ये इतना लंबा है क्योंकि यहाँ पे इसलिए आसानी से जो बोट रेस होती है वो आसानी से किया जाता है यहाँ पे, और वो भी हर साल होता है। इस वेम्बनन लेक को ये वेम्बनन लेक है जो अलापुजा जो है जगह केरला में, उस जगह में ये वेम्बनन लेक है। उसी को पुनामाडा लेक भी बोला जाता है कुत्तानाड में, और कोची लेक बोला जाता है कोची में। मतलब यही एक लेक है जिसको तीन जगह में तीन नाम से बोला जाता है, और गवर्नमेंट ने इसको नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर भी रखा है। तो ये सब भी हम जान लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज जीडीपी ग्रोथ। मतलब जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट का ये क्वेश्चन आ गया। आप इकोनॉमिक्स का सेक्शन इसलिए बहुत अच्छे से करते रहिए, और मैं तो आपको ये बोलूंगा अगर इकोनॉमिक सर्वे और बजट जिस साल का है वो अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, और उसके सारे टॉपिक्स जो भी उसमें सब क्लॉजेज हैं उसका अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो इकोनॉमिक्स जो है आप 80% कवर कर लिए, आपको कहीं और से कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा क्वेश्चन वहीं से आता है। तो देख लेते हैं। इंडिया क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ स्लम्प्ड टू 5 ईयर लो ऑफ 3.83%। इतना डाटा, ये जो डेटा दे दिया यही तो आपको चीख चीख के चिल्ला रहा है। इतना डेटा किसको याद रहेगा, बहुत कम होगा। और यूपीएससी तो खास करके ऐसा डेटा वाला क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो ये चीख चीख के कुछ कहना चाह रहा है, आंसर में देख लेंगे। इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019, 2019 के जो लास्ट क्वार्टर होता है ना, टोटल कितने क्वार्टर होते हैं, उस क्वार्टर में जो आखिरी क्वार्टर था उस क्वार्टर का जो जीडीपी निकाला गया तो वो 5 साल में सबसे कम पाया गया 3.83%। ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है इस स्टेटमेंट में। आगे है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री रोज टू 45 ईयर हाई। 45 ईयर हाई, ये जो 45 साल तो चलो फिर भी माना जा सक रहा है, पर ये सॉरी ये 1% नहीं होगा, ये 61% होगा। 6.1% है, सॉरी 6.1% इन 2017-18। चलो ठीक है, ये भी देख लिया, अच्छा बात है। तो आप बोल रहे हैं कि एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन के साथ आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आंसर होगा बी, यानी दो सिर्फ सही है, नंबर 1 गलत है। ठीक है, तो अगर यदि नंबर 1 गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये 5.83% होगा। बाकी सारा चीज स्टेटमेंट में सही है, ये 5.83 होगा ना कि 3.83। तो इसलिए आपको इस तरह का डेटा से रिलेटेड कुछ दे रहा है तो आप पहले सबसे पहले अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस पे तुक्का मारिए कि ये डेटा इतना एग्जैक्ट फिगर कभी कोई नहीं पूछेगा। 5.83, 3.83, 4. स्पेशली यूपीएससी नहीं पूछने वाला है। हाँ, स्टेट पीसीएस में कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ देते हैं, वही बहुत 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप बेसिकली फोकस करिए अपने यूपीएससी से रिलेटेड सारे एक एक पॉइंट्स को। अगर आप क्लियर रखते हैं तो आपके किसी और भी एग्जाम्स में एक एक पॉइंट को वहाँ पे एज अ 1 क्वेश्चन रखते हैं। यहाँ पे 3-3 स्टेटमेंट दे देते हैं, एक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट, वहाँ पे उसी यही एक क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं स्टेट पीसीएस या अदर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बहुत ही अच्छा मतलब ये है जो टॉपिक है, जिसके बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे रिलेटेड आप एक बार गूगल कर लीजिए और कुछ इसके बारे में जान लीजिए। अगर आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं फिर भी एक बार गूगल कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाली है। देखते हैं क्या है। द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट्स द capital that an institution requires or needs to hold as a counter against
अनफोर्सिन रिस्क और इवेंट्स और लॉसेस इन द फ्यूचर। मतलब एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क वो फ्रेमवर्क है, मतलब इसके हिसाब से आरबीआई या जो भी होते हैं उनको एक अमाउंट ऑफ मनी रखना पड़ेगा, ताकि जब कुछ अनफोर्सिन केसेस या जिस तरह का अभी जो हालत हो गई हमारे इकोनॉमी की, कि कुछ ऐसा अनफोर्सिन इमरजेंसी टाइप का या किसी और तरह का अगर छा गया, तो उस सिचुएशन में हमारे पास इतना स्टॉक में पैसे होने चाहिए कि हम एटलीस्ट जो हमारा कुछ महीने का हम इजीली अपना एक्सपेंसेस निकाल सके। ये पहला स्टेटमेंट था। ठीक है, आगे देखते हैं। एन एक्सपर्ट पैनल ऑन आरबीआई इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क हेडेड बाय एक्स आरबीआई गवर्नर बिमल जलान। बिमल जलान जी को शायद आप पहचानते होंगे, क्योंकि पुराने जो नोट्स हैं उसमें काफ़ी टाइम तक ये गवर्नर रहे थे, और इनका सिग्नेचर काफ़ी टाइम मैंने भी अपने लाइफस्टाइल में नोट्स में देखा था। तो एड्रेस द इशू ऑफ आरबीआई रिजर्व। चलिए ठीक है, अब आंसर देखते हैं इसका क्या है। सी, यानी दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। और ये भी ध्यान देते रहिएगा, ये जो करेक्ट है या इनकरेक्ट है इसके ऊपर भी आपको फोकस करना होगा। अगर ये इनकरेक्ट यहाँ रहता और आप करेक्ट देख के आंसर चले गए रहते, तो इसका तो ऑप्शन डी होना चाहिए था, आप सी कर देते हैं। तो इसीलिए ये चीज में ध्यान रखिएगा कि क्या करना है आपको। तो बोला जा रहा है कि आरबीआई ने कैपिटल इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क फॉर्म किया था बिमल जलान जी के अध्यक्ष में। तो हाँ, ये सही बात है कि बिमल जलान जी के अध्यक्ष में ही किया गया था। आगे आगे है क्या कि ये क्या रिस्क कैपिटल रिक्वायर्ड, मतलब हाँ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हाँ ये उसी के लिए है जो रिस्क कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, ताकि किसी इमरजेंसी में काम आपको आप यूज़ कर सके। ये वो हुआ, जैसे आप भी घरों में, अब भले ही आपके पास अगर यदि 10,000 आ गए, तो आप 8,000 खर्च करेंगे, 2,000 एटलीस्ट रखे रहेंगे कि किसी भी तरह का अनहोनी या कुछ इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप उस पैसे को यूज़ कर सकें। इसलिए हम वो पैसे कुछ एज रखते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शंस और ये ऑलरेडी खुद से टिक करते जाइए, वीडियो को पॉज कर लिया करिएगा और आंसर खुद से आगे कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखा करिए, वरना आपको कोई फायदा नहीं होगा कि आप बस वीडियो एज अ वीडियो एंजॉय करे जा रहे हैं, बट आप खुद को सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको उतना फायदा नहीं पहुंचा पाएगा जितना फायदा के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेस इज सेस। सेस आपको पता होगा, बहुत बार आप कुछ जैसे अच्छे व्हीकल्स या कार या कुछ वैसा कुछ खरीदने जाते हैं, तो आपको सेस भी देना पड़ता है। क्या है, हम देख लेते हैं। सेस इज लेवाइड ऑन द टैक्स पेएबल एंड नॉट टू द टैक्सेबल इनकम। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे, जब ऑप्शंस आएंगे तो मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, इस सारे स्टेटमेंट्स को भी। आप पहले इसको देख के ऑप्शन आगे टिक करने का कोशिश करिए, वरना मैं अगर एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ तो आप आंसर उसी हिसाब से कर लेंगे, और मे बी या तो कंफ्यूज आ जाएंगे या तो आपको इजीली आंसर पता चल जाएगा। तो इस सेस कैन बी लेवाइड ऑन ओनली डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये भी एक की पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अनलाइक अ टैक्स, सेस इज लेवाइड टू मीट अ स्पेसिफिक पर्पज। ठीक है, चलिए अब ऑप्शंस और आंसर्स दोनों देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग ऐसे बोल रहे हैं कि उनको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे नोट्स चाहिए, उनको एक वीडियो चाहिए, बट उतना टाइम अभी फिलहाल है नहीं कि मैं ये सारे इकोनॉमिक्स का एक पूरा लेक्चर लेके आऊँ। रमेश सिंह और सारे और भी अच्छे अच्छे बुक्स का रेफरेंस लेते हुए, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सारे सीरीज को जाने दीजिए। उसके बाद मैं कुछ एक अच्छे जल्द से जल्द में एक अच्छे वीडियोस के सेशन के साथ आऊँगा, जिसमें मैं पूरा इकोनॉमिक्स को कवर करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं ऑप्शन और आंसर्स के साथ। ये है क्या, ऑप्शन सी, दैट मीन्स 1 और 3, और ऑप्शन 2 गलत है। ये जो देख लीजिए, जो की पॉइंट था ओनली, यही था। मैं बोला ओनली, नन, इस तरह का कुछ भी हुआ तो उसको पहले पकड़ लीजिएगा, उसको साइड रखिएगा, बाकी सारे ऑप्शंस को पहले रीड आउट करिएगा कि वो सही है या गलत है। तो पता चला ओनली वाला ये जो है, ये ऐसा ओनली कुछ है ही नहीं। क्या है, हम पढ़ते हैं। सेस क्या है पहले ये भी जान लें। सेस इज लेवाइड ऑन द टैक्स पेएबल एंड नॉट टू द टैक्स पेएबल इनकम। हाँ, ये तो वही बोला गया, एग्जैक्टली वही, मतलब टैक्स पेएबल एंड नॉट टू द टैक्स पेएबल इनकम। मतलब जिस इनकम में टैक्स पे किया जाता है उस पर भी सेस लगता है, जिस इनकम पे टैक्स नहीं पे किया जाता है उस पर भी सेस लगता है। तो मतलब ये जो सेस से रिलेटेड वाला बात आ गया, बोल रहे हैं कि ये सेस किस पे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब सेस किस पे लगा सकते हैं। सेस उस पे लगा सकते हैं जो कि टैक्स पेएबल हो, मतलब आप किसी भी चीज के ऊपर अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो उस पे आपको सेस लगा सकते हैं। बट जो बट नॉट ऑन द टैक्सेबल इनकम, जो आप टैक्स लेके इनकम कमा रहे हैं उस पे नहीं हो सकता। मतलब आप 10,000 का इनकम टैक्स दिए, 2,000 रुपये, तो 2,000 के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, सेस नहीं लगेगा। बट हाँ, 10,000 के ऊपर अगर दीजिए सेस लगाने का अगर आया ऑप्शन, ऐसा कुछ है आपका जो आइटम्स में, तो आपको उसमें भी लग जाएगा सेस।
उसके अलावा बोल रहा है इन अ सेंस फॉर द टैक्स पेयर इट इज इक्विवेलेंट टू सरचार्ज और टैक्स, मतलब एक टैक्स ऑन टैक्स एक तरह से कह सकते हैं कि ये जितना है उसके ऊपर अलग से एक उतना ही परसेंट का टैक्स लग गया। मतलब अगर आप 10 लाख का अगर कार खरीदते हैं एक मर्सिडीज की, तो 10 लाख के ऊपर अगर जो टैक्स हुआ 18%, तो 18% कितना हो गया 10 लाख का 1.8 लाख। तो ये जो 1.8 लाख है, अगर सेस ऑन सेस अगर यदि कह लिए 5% अगर सेस रहता है तो या 10% सेस रहता है, तो 1.8 लाख का 10% कितना हो गया 18,000। तो 1.8 लाख प्लस 18,000 वो हो गया टोटल टैक्स। ये हो गया, इसको कहते हैं जो 18,000 वो सेस कहलाया। ठीक है। और सेस को कभी भी, मतलब सेस को हमेशा दोनों में, या तो डायरेक्ट हो या तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, दोनों में ही सेस लगाया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस भी आप शायद जानते होंगे, जैसे इनकम टैक्स हुआ, या डायरेक्टली जो गवर्नमेंट बॉडी के और मतलब उनके पास चले जाता है उसको हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं एज अ डायरेक्ट टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स वो हुआ जैसे जीएसटी वगैरह, या जो हम लोग इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को भेजते हैं, ये माध्यम को हम कह सकते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। उसके अलावा सेस को मतलब कुछ खास स्पेसिफिक पर्पस के लिए लाया जाता है, जब लग रहा है कि ये इस एरिया में जैसे रखा गया है जो भी हेवी मतलब बहुत ही कॉस्टली कार्स है उनमें रखा गया है, ना कि हर कार में रखा गया है। आपको इनडायरेक्ट टैक्स तो देना ही पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स तो देना ही पड़ेगा, बट सेस को उस जगह में रखा गया है जो बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस हो, जो सब कोई उसे ना दे पाएंगे, क्योंकि वो लगाने का मतलब वो और टैक्स ऑन टैक्स आप मांग रहे हैं, डबल टैक्स एक तरह से। तो वो चीज को सभी को ना देना पड़े, मतलब जो आम जनता है उन तक उनको बर्डन, उनके ऊपर बर्डन ना पड़े, इसलिए ये सिर्फ हेवी जो भी कॉस्टली आइटम मोस्टली होते हैं उन पे ही ज्यादातर आपको देखने मिलेगा इस तरह का कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग केल्प्स। केल्प्स क्या है कि KELPS, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग को, क्योंकि इसमें आपको आगे जाके थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन आ सकती है। तो केल्प्स हमको कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को। केल्प्स का जितने भी 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं क्या है, केल्प्स आर लार्ज ब्राउन एल्गे सीवीड्स that can survive freezing temperature and long periods of darkness and even grow under sea ice. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, kelp forests help protect coastlines by decreasing the power of waves during storms and reducing coastal erosion. अच्छा, coastal erosion में मदद करती है। ठीक है, देख लेते हैं। It is an important source of potash and iodine. पोटैश और आयोडीन से आप फेमिलियर होंगे कि क्या है ये। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स है पोटैश और आयोडीन का। ये सच है या झूठ, ये आपको अभी ऑप्शंस में टिक करके बताना है, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ अब ऑप्शन आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ। क्या है ये क्या? तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये हर जगह तो काम नहीं करेगी। मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये एक हेल्प कर मतलब एक तुगरम देना चाहूँगा कि ऐसा कुछ साइंटिफिक वर्ड आ जाए जिसके बारे में आप बिल्कुल उतना आइडिया नहीं है, और आप अगर आप ऑलरेडी एक 110 और 20 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, तब तो मैं बोलूँगा ये सब मत तुगरम फुगरम में मत जाइए। बट अगर आप 80-90 के बॉर्डर में हैं और अभी तक कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया आपने, 80-90 ही आपने अभी कॉन्फिडेंस के हिसाब से कंप्लीट किए, उस समय में आप एक काम करिएगा। इस तरह के जब क्वेश्चंस रहेंगे जो केल्प्स या इस तरह से कि ये कुछ साइंटिफिक बायोटेक्नोलॉजिकल वर्ड है जिसका ऑप्शन आपको उतना एग्जैक्टली नहीं पता और आपने शायद ठीक से पढ़ा भी नहीं होगा, तो उस जगह में क्या करिए कि उस वो सारे क्वेश्चन में ऑप्शन जो होंगे वो सारे के सारे राइट होते हैं। आप देख लीजिएगा 95% वैसे क्वेश्चंस का ऑप्शन राइट होगा। आप ये कहीं भी जाके किसी भी मॉडल टेस्ट पेपर जो भी आप सॉल्व करते हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी का उठा के देख लीजिए, आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो तीनों का तीनों मुझे भी ठीक से अगर आइडिया मैं बोलूँ मुझे भी नहीं था। उसके बाद तो मैं क्या करूँगा, मैं तीनों के तीनों ऑप्शन को सही मार के आ जाऊँगा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। अगर मैं बाउंड्री लाइन में हूँ तो, ताकि मैं बाउंड्री लाइन से या तो क्रॉस हो जाऊँ, वैसे भी मुझे मरना है तो मैं कुछ रिस्क लेके ही कर लूँ, पर इतना ज़्यादा भी रिस्क नहीं कि आप एकदम नेगेटिव चले जाओ, -30 -40 में चले जाओ। अगर आप बाउंड्री लाइन में हो, एक दो क्वेश्चन के लिए आपको लग रहा है तो आप ऐसा रिस्क खेल सकते हैं। फिर तो सोल्यूशन में स्टेटमेंट्स को आप थोड़ा एक्सप्लेन जैसे किया, मैं भी वो भी आपको बता दूं कि ये जो है केल्प्स जैसा बताया गया, ये ब्राउन एल्गे सीवुड्स हैं जो कि लेमिनेरल्स होते हैं ना, उसमें उसका ऑर्डर के हिसाब से वो बनते हैं। उसके ऊपर से ये 30 डिफरेंट जेनेरा के होते हैं, मतलब 30 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और ये बहुत ही मतलब बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं।
उसके अलावा ये कूल वाटर स्पेसिस हैं जो कि एकदम फ्रीजिंग पॉइंट तक में भी जाके रह सकते हैं, जैसा यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा ये जो इस तरह के होते हैं ताकि जो भी वेव्स आते हैं ना बीच के पास में, तो क्या होगा अगर यदि वहां पे जैसे मैनग्रोव्स हुआ, मैनग्रोव क्या कहते हैं, वो जो वेव्स आते हैं तो एरोजन को, कोस्टल जो एरोजन होते हैं उसको वो थोड़ा रोकती है अपने से। तो अगर ये भी क्या करती है, केल्प फॉरेस्ट जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, जो भी कोस्टल एरोजन होने आते हैं, वेव्स आते हैं टक्कर देते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं कि अपने साथ बालू को लेके जाएं, तो ये सब जो फॉरेस्ट के प्रेजेंट होने की वजह से ये सॉइल जो कोस्टल एरोजन है ये होने में रुकावट लाती है, जिससे हम कोस्टल को भी बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर कर सकेंगे। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट सोर्स है पोटेशियम का, तो ये सिर्फ पोटेस और आयोडीन ही नहीं, ये पोटेस, आयरन, कैल्शियम फाइबर और आयोडीन, ये सारे चीज के लिए भी बहुत फेमस है कि इसमें ये सब चीज पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वन प्लैनेट वन सिटी चैलेंज। ये वन प्लैनेट मतलब एक तो पहले आपने शायद पढ़ा वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन हेल्थ सिटी जो मैंने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था जो WHO के द्वारा। तो ये जो वन वन वाला सारी चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन आएंगे और यूपीएससी ये सब चीज़ पूछता है, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन पूछता है, जो इसमें बच्चे ठीक से क्लियर नहीं अगर हो गए कंसेप्ट तो वहाँ जाके गलती कर बैठेंगे। तो इसका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। इट्स अ फ्रेंडली कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, जो आप देखते होंगे टीवी में, अभी तो WWE हो गया, पहले WWF था। तो आप उससे कंपेयर करके थोड़ा इस तुगरम कुछ लगा कि ये वन प्लैनेट वन सिटी चैलेंज को थोड़ा याद रखिए कि ये ऑप्शन अच्छा है कि नहीं, ये देख लेते हैं पहले। टू मोबिलाइज सिटीज टू डिलीवर ऑन द पेरिस एग्रीमेंट, अच्छा पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड भी है कुछ। तो लोगो ऑफ द WWF इज अ रेड पैंडा। चलिए, रेड पैंडा सुने ही होंगे पैंडा के बारे में, बहुत सारी मूवीज फनी अच्छे अच्छे बच्चे के 3D मूवीज भी आई हुई है। Pune was selected as a national winner in 2017-18 edition of WWF's One Planet City Challenge। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट हुआ, कौन सा सही है कौन सा गलत है आप प्लीज जल्दी से लिख लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ आगे आंसर और एक्सप्लेनेशन के लिए। तो क्या है ऑप्शन ए, यानी सिर्फ वन नंबर, ये जो WWF वाला है सिर्फ ये सही है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट गलत है। मतलब पेरिस एग्रीमेंट के समय जब हो रही थी, हम लोग डिलीवर लेने गए थे, तभी ये जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, मतलब WWF, आप ये मान के लिए WWF के में वन अवार्ड होता है जो वन प्लैनेट वन सिटी अवार्ड WWF में मिला। इस तरह का कुछ लगा कि आप इसको याद रखेंगे, WWF है इसके पीछे। उसके अलावा ये देख लीजिए रेड पांडा, ये रेड पांडा वाला, अरे ऐसा कुछ कलर क्यों ऑप्शन दे रहा है एग्जैक्टली जब कुछ कोई चीज आपको पॉइंट करवाना चाह रहा है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा है वो, बस इसे ध्यान दीजिएगा कि आपको वहां पे शायद वही सब में कुछ गलत हो सकता है। तो रेड पांडा नहीं है, यहाँ पे है ब्लैक और व्हाइट पांडा। ठीक है, उसके अलावा आपको ये पुणे को सेलेक्ट किया गया है, पुणे फिर दे दिया, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट एक सिटी का नाम दे दिया, वो भी एक थोड़ा है क्योंकि ये राजकोट में एक ये हुआ था, और राजकोट को एमर्ज राजकोट ने जीता था नेशनल विनर इन 2017-18 का एडिशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रॉयल बंगाल टाइगर। इट इज फाउंड इन इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार। मतलब ये चारों कंट्री में पाए जाते हैं क्या, चलो देख लेते हैं। इट इज लिस्ट इन नंबर अमंग ऑल टाइगर स्पीसीज इन द वर्ल्ड, अच्छा लिस्ट इन नंबर, ठीक है। द मैंग्रोव्स ऑफ द सुंदरबन शेयर्ड between Bangladesh and India are the only mangrove forest where tigers are found। चलिए, तीनों स्टेटमेंट को शायद आप समझ गए होंगे, सिंपल लैंग्वेज में ही है, तो मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन बिना किए आगे बढ़ता हूँ आंसर और एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आप लोग जल्दी से आंसर भी टिक कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ऑप्शन होगा सी, यानी ऑप्शन 2 गलत है। तो ये हाँ, ये सही बात है, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार, मतलब वो जो एरिया है सुंदरबन से लेके नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, वो सारे एरिया में ये बंगाल टाइगर, मतलब वेस्ट बंगाल के आसपास में ये टाइगर फाउंड करते हैं, इसलिए नाम तो पड़ा रॉयल बंगाल टाइगर। और ये इसके साथ ही बोल रहा है कि लिस्ट, ये जो लिस्ट वर्ड दिया ना, ये सब चीजें तो आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं, बस आप उसको अच्छे से देख लीजिए कि लिस्ट बोल रहा है, ये लिस्ट नहीं है, ये है मोस्ट। ये मोस्ट है सबसे ज्यादा, क्योंकि 2500 से ज्यादा सिर्फ हमारे इंडिया में ही सिर्फ पाए जाते हैं। उसके अलावा क्या बोला, ये मैनग्रोव्स ऑफ सुंदरबन बिटवीन बांग्लादेश इंडिया, हाँ ये सही बात है, सुंदरबन डेल्टा जो है ये कुछ पार्ट हमारे पास है, वो भी काफी बड़ा है हमारे लिए,
बट मैक्सिमम पार्ट जो है वो बांग्लादेश में प्रेजेंट है, सुंदरबन के जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है। तो इसलिए ऑप्शन 1 और 3 सही हो गया और ऑप्शन 2 गलत है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल डिफेंस फंड। ये नेशनल डिफेंस फंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में किसी एग्जाम में शायद मैंने देखा है, मेरे पास मुझे याद नहीं आ रहा है किस क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है और यूपीसी ही नहीं इसे इस क्वेश्चन को पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है स्टेटमेंट्स पहले। इट वॉज सेटअप टू टेक चार्ज ऑफ वॉलंटरी डोनेशन इन कैश एंड काइंड रिसीव फॉर प्रमोशन ऑफ द नेशनल डिफेंस एफर्ट एंड टू डिसाइड ऑन देयर यूटिलाइजेशन। ठीक है। The fund is administered by an executive committee with defense minister as chairperson and finance minister and home minister as members. ठीक है। The fund is entirely dependent on voluntary contribution from the public and does not get any budgetary support. चलिए ये भी सारा सही है। चलिए अब हम देख लेते हैं आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन। आप भी अपना ऑप्शन टिक कर लीजिए। तो ऑप्शन सी यानी 1 और 3 सही है, ऑप्शन 2 गलत है। बस आपको आप ये खास तौर पे देखिएगा, जो भी एक फुल स्टेटमेंट अगर यदि कुछ एक्सप्लेनेशन कर रहा है ना कोई चीज को, तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं उस ऑप्शंस को गलत होने का, उस स्टेटमेंट को गलत होने का। जो इस तरह के क्वेश्चन देंगे जहाँ पे एग्जैक्टली आपको कुछ डिफाइन किया हुआ है, कुछ बोल दिया या डायरेक्ट स्टेटमेंट में दिया जा रहा है कि इनका चेयरमैन होगा डिफेंस मिनिस्टर, इनका चेयरमैन होंगे डिफेंस मिनिस्टर, तो ऐसा ये गलत है क्योंकि पीएम होते हैं ये जो नेशनल डिफेंस फंड के चेयरमैन, मतलब चेयरपर्सन, और जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो ट्रेजरर होते हैं ऑफ द फंड। जो फंड है उसके ट्रेजरर, मतलब सारे जितने भी कैलकुलेशन है वो ट्रेजरर का रोल निभाएंगे और प्राइम मिनिस्टर रहते हैं चेयरपर्सन। क्योंकि ये नेशनल डिफेंस फंड है तो आप इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे चेयरमैन डिफेंस मिनिस्टर लिख दिया गया था। तो आप उसको, इसका कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता इस आंसर को सही करने से। उसके अलावा ये जो फंड है ये आर्म फोर्सेस के वेलफेयर के लिए लाया गया है और ये जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसमें पीएम चेयरमैन होंगे। उसके अलावा ये फंड जो होता है ये एंटायरली डिपेंडेंट होता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पब्लिक एंड डज नॉट गेट एनी बजटरी सपोर्ट। मतलब किसी बजट या किसी एक्ट के द्वारा ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है जहाँ से हम पैसे गवर्नमेंट निकाल के इस किसी फंड के लिए देते हैं, तो ये कहीं से भी नहीं आने वाला है। ये नेशनल डिफेंस फंड टोटली वॉलंटियर होता है कि पब्लिक और किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कितना डोनेशन आता है इस फंड में, वहीं से ये वेलफेयर जितने भी डिफेंस पर्सनल होते हैं उनके लिए ये फंड एक्सपेंस करते हैं। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है द क्राइटेरिया फॉलोड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी पीवीटीजीएस आर ए प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी और सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी। मतलब क्या पूछ रहा है कि क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है डिटर्मिनेशन करने के लिए पीवीटीजीस को, मतलब बहुत ही वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए, पहचानने के लिए कि क्या क्राइटेरिया यूज किया जाता है। तो ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इन चारों में से क्या सही होगा इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो देखिए 3 तो सही है, होना ही है क्योंकि 3 ऑप्शन सभी में है, और 4 चौथा भी आपको ये देखना। तो आप एग्जैक्टली अगर आप कुछ इस तरह का करेंगे, आपको तुगरम कुछ लगाना चाहेंगे तो इजीली वो भी लगा सकते हैं, पर मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन के साथ एक बार बताऊंगा। चलिए, तो ऑप्शन डी सारे के सारे सही होंगे और उसमें फिर बताया गया है कि जो प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है ये आपको वहाँ पे होगा अगर यदि आप ये जो कोई पीवीटीजीज होते हैं इनका प्री एग्रीकल्चर लेवल का अगर टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो बहुत ही वल्नरेबल सेक्शंस में पहुंच चुके हैं। उसके बाद उनका पॉपुलेशन अगर बहुत ही ड्रास्टिकली अगर यदि रिड्यूस हो रहा है तो वो भी बहुत ही वल्नरेबल रूप में कैटेगरी में जा चुके हैं। उसके बाद उनके पास अगर लिटरेसी लेवल भी उतना नहीं है, अगर लिटरेसी लेवल नहीं है तो कैसे वो आगे का अपना फ्यूचर और अपना पॉपुलेशन बढ़ा पाएंगे, क्योंकि लिटरेसी आप मानिए हर चीज़ के लिए एक एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं इनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि इनको लिटरेसी मिला जाए, मतलब एजुकेशन मिला जाए। उसके बाद सब्सटेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, मतलब जो इकोनॉमी है उनके लेवल का वो बहुत ही धीरे धीरे घटते जा रही है। ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज का ये जो एमसीक्यू के एनालिसिस क्वेश्चन है इसको मैं ख़त्म करता हूँ। हार्डली कल हमारा ये जो जून मंथ का एनालिसिस है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपको बोलूँगा कि ये जो
एमसीक्यू की एनालिसिस और जो जून मंथ के करंट अफेयर्स है, आप ये दोनों सारे चीज़ को अगर जून मंथ का सिर्फ कर लेते हैं तो मैं आपको एश्योर देता हूँ कि इससे हट के क्वेश्चंस आने से रहा। मैक्सिमम मैं आपको इतना देता हूँ 90% क्वेश्चन तो यहाँ से ही रहेंगे अगर जून मंथ के कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी या उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्स में, तो यहीं से आएंगे। ये जो जून मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस और एमसीक्यू आप मेरे तरफ से फुल एश्योरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ कि ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं आया तो ऑफ कोर्स हमेशा की तरह डिसलाइक करने का भी पूरा राइट्स है आपको। बस कमेंट बॉक्स में मेरी गलतियों को ज़रूर बताइएगा ताकि मैं जल्द से जल्द सुधार करके आपके लिए बेहतर से बेहतर और भी अच्छा वीडियोस लेके आते रहूँ। थैंक यू, स्टे सेफ और जय हिंद।